अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू ऑल। शॉर्ट स्टोरीज़ की सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं द डेड बाय जेम्स जॉइस, जो कि शॉर्ट स्टोरी भी कहलाती है और नोवेला भी कहलाती है। दरअसल नोवेला एक ऐसी चीज़ होती है जो कि शॉर्ट स्टोरी से बड़ी और नावल से छोटी हो। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत नुमाया मकाम रखती है, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आज हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टोरी के शुरू में मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो दो पार्ट्स में तकसीम होगी। पहले हिस्से में पूरी स्टोरी को हम एक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे ताकि उसका मुकम्मल खाका हमारे जहन में बैठ जाए, और साथ उसके करैक्टर्स को पढ़ लेंगे। यानी इस कहानी के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी किरदार हैं, जितने भी करैक्टर्स हैं, उनको पढ़ेंगे और सारी स्टोरी को एक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे ताकि स्टोरी का एक खाका हमारे माइंड में बैठ जाए। और दूसरे हिस्से में इस स्टोरी का क्रिटिकल एनालिसिस, इसके कुछ ऑथर के बारे में, कुछ थीम्स, टेक्निक्स, सिंबल्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इनको पढ़ेंगे। अब आप जहन को मुकम्मल तौर पर वीडियो की तरफ मुतवज्जे करें ताकि आप करैक्टर्स को अच्छी तरह समझ लें। जब आपको करैक्टर्स की अच्छी तरह समझ आ जाएगी ना, उसके बाद आपको कहानी समझने में कोई दुश्वारी नहीं रहेगी। जब आप कहानी को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इस पर होने वाली जितनी भी बात होगी, इसका क्रिटिकल एनालिसिस होगा, इसके थीम्स होंगे, टेक्निक्स होंगे, वो सारे आपको समझने बहुत आसान हो जाएंगे। तो इस सारी चीज़ को समझने के लिए, इससे फ़ायदा उठाने के लिए सबसे जो बेसिक बात है, इसके करैक्टर्स, उनको अच्छी तरह समझ लीजिए। कोई इतने ज़्यादा करैक्टर्स नहीं हैं, बस चंद एक हैं। हम बड़े इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जिनका कहानी में बार बार रोल आता है, उनको बस पढ़ते जाएंगे। तो करैक्टर्स में सबसे पहले नंबर पे है गैब्रियल कॉन्ड्रे। ये एक यंग मैन है, आयरलैंड का रहने वाला है और इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट दरअसल वो बंदा होता है कि जो कहानी का हीरो होता है, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी चलती है। जो इस कहानी का मेन करैक्टर है वो गैब्रियल कॉन्ड्रे है। अब इसको जिब्राइल भी पढ़ा जाता है। जिब्राइल दरअसल एक फ़रिश्ते हैं, उनका नाम है। बाइबल में और कुरान पाक में उनका ज़िक्र आता है, लेकिन इस करैक्टर का उस करैक्टर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जस्ट एज अ नेम गैब्रियल कॉन्ड्रे, बस आपने याद रखना है। उसके बाद एक इसकी बीवी है जिसका नाम ग्रीटा कॉन्ड्रे है। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और आयरलैंड में रहते हैं। उसके बाद जूलिया मॉर्गन और केट मॉर्गन, ये दोनों आंट्स हैं, यानी दो गैर शादीशुदा बूढ़ी औरतें हैं जो कि गैब्रियल की, जो सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा, जो इस कहानी का मेन हीरो है, उसकी आंटियां हैं। दरअसल गैब्रियल की जो मॉम है वो इसके बचपन में ही फौत हो जाती है। उसके बाद ये दो जो औरतें हैं जो इसकी आंटियां हैं, यानी इसकी माँ की बहनें जूलिया और केट, यही इसका ख्याल वगैरह रखती हैं और यही इसकी आंटियां हैं। उसके बाद एक करैक्टर है लिली, जो कि एक यंग लड़की है। इन दोनों आंटियों के घर की, दोनों आंटियां एक ही घर में रहती हैं, तो इन आर्ट्स के घर की जो गेट कीपर है वो लिली है। इसके साथ भी गैब्रियल की कुछ बात होती है, वो हम आगे चलकर कहानी में पढ़ लेंगे। उसके बाद मॉली आइवर्स, जो कि गैब्रियल की कुलीग है, उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही है। दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और इस कहानी के अंदर इसका भी रोल है। वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि क्या रोल है और कितना रोल है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो हम सारा आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद मिस्टर ब्राउन, ये भी इस कहानी में जो पार्टी होती है उस पार्टी में बुलाया गया एक बंदा है। इसका क्या रोल है ये हम आगे जाकर पढ़ लेंगे। बस ये एक मेहमान है। अब यहाँ तक हमने 7 करैक्टर्स पढ़े। सबसे पहले गैब्रियल कॉन्ड्रे, जो कि कहानी का मेन हीरो है। उसके बाद ग्रीटा कॉन्ड्रे, जो कि उसकी बीवी है गैब्रियल की। तीसरे नंबर पे हमने आंट्स को पढ़ा, जूलिया मॉर्गन और केट मॉर्गन। 5वें नंबर पे लिली, जो कि एक यंग गर्ल है। 6ठे नंबर पे मॉली आइवर्स और 7वें नंबर पे मिस्टर ब्राउन। कहानी को के जो मोटे मोटे करैक्टर्स हैं, जो मेन करैक्टर्स हैं, जिनका बार बार रोल आता है, वो यही 7 हैं। अगर इसके अलावा कोई हुआ तो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। इन 7 करैक्टर्स को आपने नहीं भूलना, ये माइंड में रख के तब आगे चलना है।
आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। 7 करैक्टर्स हैं और 7 बहुत ही ईजी से नाम हैं, बहुत ईजी सा उनके दरमियान जो रिलेशन है, कोई इतना ज़्यादा आपको ज़रबे तकसीमें नहीं देनी पड़ेगी उनके रिलेशनशिप में। तो जस्ट आपने इन 7 को याद रख लेना है। अब हम कहानी को समझते हैं, सिर्फ मोटी मोटी कहानी पढ़ लेते हैं जो कि हमारे माइंड में एक स्केच बना देगी। उसके बाद हम आगे चलेंगे और क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसका पढ़ेंगे। अब कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू में 2 आंट्स जो कि केट और जूलिया गैब्रियल की आंटियां हैं, ये दोनों आयरिश हैं और दोनों ही गैर शादीशुदा बूढ़ी औरतें हैं। इन्होंने अपने घर एक पार्टी अरेंज की है जिसमें बहुत सारे मेहमानों को दावत दी है। काफ़ी सारे लोग आए होते हैं। उन लोगों में जो ख़ुसूसी मेहमान हैं उनमें गैब्रियल और उसकी बीवी ग्रीटा भी हैं। जब ये दोनों मियाँ बीवी मुकर्ररा वक्त पर उनके घर आते हैं तो दरवाज़े पर वो देखते हैं कि हाउस कीपर लिली है जो कि गैब्रियल की बचपन की दोस्त थी। तो गैब्रियल उसको देखकर उसके पास रुक जाता है, अपना सामान नीचे रख देता है और उसके पास खड़ा होकर उससे बातें करने लग जाता है। रस्मी सलाम दुआ के बाद उसके साथ बात को मज़ीद बढ़ाते हुए खुशगपियों में मशरूफ़ हो जाता है। तो अचानक वो कहता है कि लिली, अब तुम्हारी शादी होने वाली है और इसी तरह हम तुम्हारी शादी पर भी आएंगे। अब शादी की बात सुनकर लिली बुरा मान जाती है और गैब्रियल को उसकी नापसंदीदगी का अंदाज़ा उसके चेहरे से हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि लिली ने अब मेरी बात का बुरा माना है, तो वो भी अनकंफर्टेबल फ़ील करने लग जाता है। सोचता है कि ओ, मैं करना क्या चाहता था और हो क्या गया। फिर उसके बाद बात को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब उससे बात मेंटेन नहीं होती तो लिली के हाथ में एक कॉइन, एक सिक्का थमाकर ऊपर भाग जाता है। अब एक बात याद रख लीजिए कि जो आंट्स हैं उन्होंने इस पार्टी में गैब्रियल को इसलिए बुलाया है कि वो इस पार्टी में आकर लोगों को तकरीर करे, लोगों को एक स्पीच डिलीवर करे। चंद टॉपिक्स उसने दिए होते हैं कि इन टॉपिक्स पे आकर इसने बात करनी है। गैब्रियल भागकर सीढ़ियों पर चढ़ता है और पीछे मुड़कर नीचे उसको देखता है लिली को, जो कि खुशी से उस कॉइन को थाम कर अपने पास संभाल लेती है। अब गैब्रियल भागकर कमरे में चला जाता है। अपनी आंटियों वगैरह को मिलने के बाद पार्टी में होने वाले फंक्शंस के ख़त्म होने का इंतज़ार करता है ताकि ये फंक्शंस ख़त्म हों और मैं अपनी स्पीच डिलीवर करूं। फिर बैठकर वो अपनी तकरीर को तरतीब देने की कोशिश करता है कि मैंने कौन सी चीज़ शुरू में बोलनी है, कौन सी चीज़ दरमियान में, कौन सी एंड पे। उस सारी की तरतीब को सोचते हुए एक बात उसके माइंड में आती है कि मैंने जो कोटेशंस तैयार की हैं, जो अक़वाले ज़र्री मैंने रॉबर्ट ब्राउनिंग और शेक्सपियर इन दोनों के लिए हैं, ये तो इन लोगों को समझ नहीं आएंगे। इनका अकल का दायरा मेरी निस्बत बहुत छोटा है। तो यहाँ पर उसको खौफ आता है। खौफ किस बात का आता है? इस बात पर उसको खौफ आता है कि जो मैंने शेक्सपियर के और रॉबर्ट ब्राउनिंग के और दीगर जो बड़े अदीब हैं उनकी कोटेशंस को यहाँ पर अगर मैंने बयान किया तो लोगों को समझ नहीं आएगी। जब लोगों को समझ नहीं आएगी तो मेरी बात उन तक अच्छी तरह नहीं पहुँच पाएगी जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अभी वो ये बात सोच ही रहा होता है तो ऊपर से और भी मेहमान आने लग जाते हैं। उसकी बीवी उसके पास आ जाती है, उसकी आंटियाँ आ जाती हैं। वो उसको उसकी माँ के बारे में छेड़ते हैं कि कैसे तुम्हारी माँ तुम्हें संभालती थी, कैसे वो लेकर तुम्हें गई, उसके बारे में कुछ बातें करने लग जाते हैं। अब ऊपर से तो वो मुस्कुरा कर, मुरव्वतन अखलाकन उनको मुस्कुरा कर स्माइल पास करके जवाब दे रहा होता है, लेकिन अंदर से बहुत नर्वस होया होता है। अब फाइनली पार्टी के फंक्शंस ख़त्म होते हैं और इसी के साथ साथ फ्रेडे मेलिन्स और मिस्टर ब्राउन ये दोनों इंटर होते हैं। इन करैक्टर्स को हम देख लेते हैं। फ्रेडे मेलिन्स दोनों आर्ट्स, केट और जूलिया, उनका एक बचपन का दोस्त है। और मिस्टर ब्राउन ये एक बड़ा फ्लर्टी किस्म का बंदा है, ब्रिटिश रूल्स को ज़्यादा पसंद करता है, उन्हीं के फेवर में रहता है। तो इसकी यहाँ पर आमद को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, बस इसको खातर खा इज़्ज़त नहीं दी जाती। अब आंट जो है, आंट केट, वो गैब्रियल को कहती है कि ये जो बंदा है ना फ्रेडी मेलिन्स, इसको ड्रिंकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो तुम ऐसा करना कि इसको ज़रा संभालना, ये कहीं ओवरलोडेड ना हो जाए। अगर इसने ड्रिंकिंग ज़्यादा कर ली, विस्की पीता है, अगर इसने विस्की ज़्यादा पी ली तो आकर डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, माहौल ख़राब करेगा, लिहाजा इसको ज़रा दूर रखना, इसको बातों में लगाए रखना। वो कहता है ठीक है।
वो जाकर उसके साथ बातें करने लगता है, उसको कुछ माहौल से दूर रखने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद आंट आती है, वो कहती है आ जाएं भाई सारे, फंक्शन नीचे शुरू हो गया है। अब आप कहेंगे फिर कौन सा फंक्शन भाई? याद रखिए कि ये थर्ड लास्ट फंक्शन है, इसके बाद सारे लोग खाना खाएंगे और उसके बाद आखिर में गैब्रियल स्पीच देगा। अब इसके अंदर डांस में गैब्रियल का जोड़ा बनता है मॉली आइवर्स के साथ। मॉली आइवर्स का मैंने आपके शुरू में बताया था कि ये एक इसकी कुलीग है, इसके साथ पढ़ती रही है गैब्रियल के साथ, एक ही यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। लेकिन इन दोनों के इकट्ठा पढ़ने के बावजूद, इकट्ठा होने के बावजूद इन दोनों के पॉलिटिकल व्यूज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो इस तरह के गैब्रियल जो है, ये दोनों रहते तो आयरलैंड में हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बरतानिया को, बहुत ज़्यादा यूरोपियंस को पसंद करता है, उनकी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को, उनके कल्चर को बहुत पसंद करता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये डेली न्यूज़पेपर में कॉलम लिखता है, तो कॉलम लिखने की वजह से इसको उनकी लैंग्वेज भी आती होती है, कल्चर का भी पता होता है, और इसी सिलसिले में ये फ़्रांस, यूरोप और दीगर कंट्रीज़ में आता जाता रहता है। तो ये कहता है कि भाई हमें एक लैंग्वेज तक, एक कल्चर तक, एक कंट्री तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें बाहर निकल कर देखना चाहिए कि दूसरे लोग किस तरह हैं, हम कैसे उनसे मुख्तलिफ हैं, हम में उनमें फ़र्क क्या है। तो इस तरह की बातें करता है। लेकिन मॉली आइवर्स वो इससे बिल्कुल इख्तिलाफ़ करती है, इससे किसी किस्म का ज़रा भी इत्तिफाक नहीं रखती। वो कहती है कि नहीं, हमें पैट्रियोटिक होना चाहिए, हमें अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज से, अपने कल्चर से, जो हम हैं हमें उससे मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि दूसरों से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के पॉलिटिकल व्यूज़ में एक मरतबा फिर क्लैश आ जाता है और गैब्रियल उसकी बात को सुनकर अनकम्फर्टेबल फील करने लग जाता है। अब होता क्या है कि इतने में ग्रीटा, गैब्रियल की वाइफ, ऊपर से आती है। वो कहती है कि हाँ भाई क्या बातें हो रही हैं? तो गैब्रियल कहता है कि कुछ नहीं, बस वो मुझे दावत दे रही थी कि कभी हमारे इलाके में आओ। वो वेदरन आयरलैंड की होती है, ये बंदा आयरलैंड को पहले नहीं पसंद करता। तो उसकी बीवी कहती है हाँ ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों चलेंगे। वो दरअसल मेरी माँ का इलाका है, मैं वहाँ पे पैदा हुई, वहाँ पे मैंने पढ़ा लिखा, तो मुझे वहाँ जाकर बहुत खुशी होगी। तो गैब्रियल कहता नहीं, तुम बेशक जाना है तो जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे उस इलाके से कोई ख़ासी दिलचस्पी नहीं है, तुमने जाना है तो जाओ। वो मायूस हो जाती है। तो ये पार्टी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि खाना लग चुका है, डिनर, उसके अंदर सब लोग खाना खाने लगते हैं। तो गैब्रियल जो है वो खाना खाने के दौरान अपनी स्पीच के बारे में ही सोचता रहता है कि मैंने जाकर क्या लोगों को बताना है, क्या तकरीर करनी है। इसलिए इसना के अंदर वो मॉली आइवर से थोड़ा बच के रहता है कि इसके सामने ना आना पड़े, बार बार ऐसे लोगों के सामने ना आना पड़े जिनके साथ मेरी बनती नहीं है। तो खैर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अब बारी आती है सारे लोगों के यकजा होकर गैब्रियल को सुनने की। अब ये मौका आता है कि गैब्रियल ने आकर अपनी स्पीच डिलीवर करनी है, अपने जो ख़यालात हैं अपने कल्चर के बारे, अपने लैंग्वेज के बारे, अपने लोगों के बारे, अपने मज़हब के बारे, या जो टॉपिक और उसको दिया गया उसके बारे, या इस पार्टी के बारे इसने क्या कहना है, उस सारी चीज़ों को तरतीब देकर जब गैब्रियल ने बयान करना है अब उसकी बारी है। अब गैब्रियल वहाँ पे सबको स्पीच देता है। शुरू में वो ये बताता है कि जो हमारी आंट्स हैं इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, इन्होंने जो हमारा इस्तकबाल किया है, जो हमें ट्रीट दी है, जो हमें पार्टी दी है, इसका इंतज़ाम बहुत अच्छा था। उसके बाद वो बात करता है जनरेशन गैप की। उसका मैं ज़रा मुख्तसर सा बता देता हूँ। जनरेशन गैप का मतलब यह है कि हम और हमारे वालिदैन, यानी ये जो दो नस्लें हैं, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। फ़र्क किस हवाले से? दोनों के सोचने के हवाले से। अब हम सोच रहे हैं कि आने वाला दौर जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनाना चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे वालिदैन क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें अपने बड़ों के तरीके पर अमल करना चाहिए, जैसे हमारे वालिदैन ने किया, जैसे हमारे बड़ों ने किया, वैसे हमें करना चाहिए। तो ये यहाँ पे इन दोनों के आजकल ये बहुत ज़्यादा मसला है, वालिदैन के और उनके बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। उनके आपस में व्यूज़ नहीं मिलते। बेटा कुछ बनना चाहता है, बाप कुछ कहता है। बाप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो उनने पूरी एक ज़िंदगी गुजारी है, पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है। लेकिन जो औलाद है वो आने वाले ज़माने को देखकर कहती है कि नहीं, हमें तो ऐसा बनना है। तो इस चीज़ को जनरेशन गैप कहते हैं। इसकी बहुत लंबी इस पर बात की जा सकती है। मैंने बड़े ही इख्तिसार के साथ
आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जनरेशन गैप क्या है। अब यहाँ पे वो जनरेशन गैप की थोड़ा बात करता है कि जिस तरह हमारे बड़े जो गुज़र चुके हैं या जो हमारे वालिदैन हैं, जिस तरह वो लोगों को हॉस्पिटैलिटी दिया करते थे, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आया करते थे, अच्छे अखलाक के साथ बर्ताव किया करते थे, आने वाली जो नस्लें हैं, इस दौर के अंदर इन लोगों में हॉस्पिटैलिटी नहीं है। और ये बात सच है कि जितने हमारे वालिदैन एक दूसरे को सलाम दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए चाहत रखते हैं, लोगों के साथ अखलाक के साथ पेश आते हैं, इतना यंग जनरेशन में नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करता है। फिर उसके बाद बात को अपनी सम अप करते हुए जब बात को ख़त्म करता है, लोग घरों को जाने लगते हैं। फिर वो कुछ लोगों को वहाँ पर बताता है कि मेरे बाप के पास एक हॉर्स हुआ करता था, एक घोड़ा हुआ करता था, वो मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर वहाँ पे विलियम थर्ड जो कि इंग्लैंड का किंग था, उसके गिर्द वो घूमता है। फिर वो ख़ुद घूम कर बताता है, गोल घूम कर बताता है कि इस तरह वो घोड़ा या हॉर्स चला करता था। फिर उसकी बात सुनकर लोग घरों को जाने लगते हैं। अब वो मौका है, याद रखिए ये आखिरी और अहम मौका है जो कि हमारी कहानी का बहुत बड़ा थीम है। हमारी जो कहानी है द डेड, इसका सबसे बड़ा थीम यानी द डेड को द डेड क्यों कहा जाता है, वो इसी बात के अंदर है। अब जब लोग जाने लगते हैं तो वो देखता है कि सामने टॉप पे कुछ औरतें खड़ी हुई हैं, उनमें उनकी बीवी है, सॉरी एक औरत खड़ी है, उसकी बीवी है ग्रीटा, वो एक सॉन्ग सुन रही है द लेस ऑफ ऑग्रेन। वो भी खड़ा होकर वो उसके पास जाकर वो सॉन्ग सुनने लग जाता है। दोनों ही सॉन्ग को सुनते हुए मुकम्मल अपना जहन माजी की यादों में ले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि एक जगह पर रहते हुए, एक माहौल में खड़े हुए दो लोगों का, एक ही लोगों का खाना पीना हो, एक जैसा रहन सहन हो, एक जैसी जगह हो, उसके बावजूद ये मुमकिन है कि दोनों शख्सियात के आपस में जहन ना मिलते जुलते हों। तो यहाँ पर यही होता है। अब वो ग्रीटा उसकी वाइफ गाना सुनते हुए कुछ और सोच रही होती है और माइकल कुछ और सोच रहा होता है। तो जब सॉन्ग जब ख़त्म होता है तो वो घर आकर उसको बताता है, ग्रीटा अपने हस्बैंड को, गैब्रियल को बताती है कि क्या आपको पता है कि मैं ये गाना सुनते हुए, ये सॉन्ग सुनते हुए मैं क्या सोच रही थी। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। वो कहती है कि दरअसल आपसे शादी करने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम माइकल था, मिकाइल भी कहा जाता है, माइकल। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और मुझे कहता था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। एक बार हुआ ये कि रात को वो और मैं इकट्ठे थे, तो मैं वापस जाने लगी तो उसने मुझे कहा मुझे छोड़कर मत जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं किसी मजबूरी की बिना पर उसको छोड़कर आ गई और एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। और ये गाना मुझे उसकी याद दिलाता है। क्योंकि ये गाना बहुत वो शौक़ से सुना करता था। तो सेम वही सॉन्ग सुनकर अब मुझे उसकी याद आ गई है और वो बड़ी इस बात पर इमोशनल हो जाती है। तो गैब्रियल ये सुनकर खामोश हो जाता है और उसके साथ घर चला जाता है। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता है तो वो उसको देखकर सोच रहा होता है कि इतनी ज़िंदगी मैंने अपनी बीवी के साथ बिताई, इतना अरसा बिताया, लेकिन आज तक मैं इसको ये एहसास नहीं दिला पाया कि मैं इसके साथ कितनी मोहब्बत करता हूँ। हालांकि जो वो बंदा माइकल था वो थोड़ा अरसा या जितना अरसा भी इसके साथ रहा, ऐसी इसके जहन पे एक ऐसा नक्श छोड़ गया कि आज भी उसको याद करती है। इसको उसका प्यार याद आता है, उसकी बातें याद आती हैं, उसके किए हुए काम याद आते हैं। तो फिर अपने बारे में सोचता है कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत कर ही नहीं पाया। वहाँ पर वो अपने आप को बड़ा ही मुर्दा किस्म का इंसान समझ रहा होता है और समझता है कि बस ये बॉडी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाहर स्नोफॉल हो रही होती है और यहाँ पर कहानी एंड हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ आई कि अपने आप को जहाँ पर वो मुर्दा समझता है, डेथ के साथ रिलेट करता है, तो इसी डेथ की वजह से इस कहानी का नाम द डेड है। अब यहाँ पर हमारी कहानी मुकम्मल हुई। मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश किया है कहानी को बहुत ही मुख्तसर से पैराए में बयान किया जाए और जितना हो सके आसान करके समझाया जाए। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि इस कहानी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसका थीम्स, टेक्निक्स और सबसे पहले ऑथर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो ये कहानी हमारी यहाँ पर एंड होती है और क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप को आपको
अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं भी किसी बात का कोई इशू हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।